बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज ही के दिन के हवाले से बात करेंगे। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने भारत की जानिब से एटमी धमाकों के जवाब में बलूचिस्तान के ज़िला चागी के मकाम पर कामयाब 5 एटमी धमाके किए। उसी की याद ताज़ा करेंगे आज, उसी के हवाले से बात करेंगे। इन 5 एटमी धमाकों के नतीजे में जो पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है, जिसे हम आज यौम तकबीर के नाम से जानते हैं, ये दिन यौम तकबीर के नाम से हर साल मनाया जाता है। एटमी धमाके कुव्वत ईमानी, अज़्मो इस्तिक़लाल और जज्बा हुब्बुल वतनी में मुज़मिर मुल्क खुदादाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की बका का ज़ईम है। अगरचे मुल्क की मौशी और सियासी हालात तशवीशनाक सूरत हाल में इस वक्त घिरे हुए हैं, इसके बावजूद आज अहले वतन इन मुश्किल और जहनी हिजान के माहौल में भी ये तारीखी और अहम दिन कौमी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से अगर थोड़ी सी मज़ीद हम बात करें तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत होने के नाते सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए एज़ाज़ और फ़ख्र का दिन है। 1958 में जनरल अयूब खान की काबीना के वज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन की बुनियाद रखते हुए मुनीर अहमद खान को कमीशन के फ़राइज़ सौंपे। इसके साथ ही सैकड़ों नौजवान साइंसदानों को भी 1956 के पाक अमरीका सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत तरबियत के लिए अमरीका भेजा गया। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत ने 18 मई 1974 में पाकिस्तान से मुल्हिका सरहद राजस्थान में पहला धमाका किया। ये सरहद से सिर्फ 93 मील की दूरी पर था। 1974 की ही अगर मज़ीद बात करें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। बाद अज़ां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सरबराही में कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की बुनियाद भी रखी गई। आपको बताएं कि 11 मार्च 1983 को डॉक्टर मुनीर अहमद खान की सरबराही में PAEC ने पहली न्यूक्लियर डिवाइस की ज़ेली जांच की, जिसे कोल्ड टेस्ट भी कहा जाता है। 1983 से 1994 तक मज़ीद 24 कोल्ड टेस्ट किए गए। इसके बाद भारत ने मई 1998 में दोबारा एटमी धमाके किए। इन एटमी धमाकों के बाद भारत में हर सतह पर पाकिस्तान को धमकियां देने का एक सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई दिया। नाज़रीन, ये वो लम्हा था कि पाकिस्तान की क़यादत भारत के तकब्बुर और गरूर से भरपूर रवैये का संजीदगी से जवाब देना चाहती थी। लिहाजा बैनुल-अक़वामी दबाव, खासकर अमरीकी दबाव के तहत मुमकिन था कि पाकिस्तान भारत के एटमी धमाकों और धमकियों से मरूब होकर खामोशी इख्तियार कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने भारतीय ख़तरे के पेश नज़र और तमाम तर आलमी दबाव को खातिर में ना लाते हुए सूबे बलूचिस्तान के ज़िले चागी के पहाड़ों का इंतखाब किया और वहाँ भारत के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके भारत की सिट्टी ही गुम कर दी। पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत के आज़ादाना फ़ैसले की बदौलत ही पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर और यूँ कहा जाए कि ऐलानिया तौर पर दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बन गया। जब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था, उस वक्त एटम से सिर्फ और सिर्फ तवानाई का हुसूल मकसूद था। इस इरादे के पहले सरबरा डॉक्टर नज़ीर अहमद थे। दूसरे सरबरा की अगर बात करें तो डॉक्टर AH उस्मानी तैनात हुए थे। डॉक्टर उस्मानी ही की सरबराही में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था। अगर इस प्लांट के हवाले से आपको बताएं तो इस प्लांट की ख़रीदारी के लिए 1984 में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना शुएब अहमद की सरबराही में एक टीम कनाडा गई। ये वो ज़माना था कि जब दुनिया में एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियाँ कम ही थीं। प्लांट की कीमत अगर बताएं तो $60 मिलियन जब तय पा गई तो कनाडा ने ज़ायद $2 मिलियन की अदायगी पर प्लांट के नक्शे देने की पेशकश करते हुए मज़ीद $5 मिलियन के एवज़ रीप्रोसेसिंग प्लांट भी देने का इंदिया दिया। चूंकि उस वक्त पाकिस्तान का बिजली के हुसूल का इरादा था, इसलिए पाकिस्तानी वफ़द ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली।
रीप्रोसेसिंग प्लांट की अहमियत एटम बम की तैयारी के लिए इंतहाई अहम जुज की हैसियत रखता है, जिसका इदराक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया। भारत ने जब 1974 में एटमी धमाके किए तो भुट्टो साहब की बसीरत और उनकी दूर अंदेशी ने रियासती इदारों को कायल होने पर मजबूर ही कर दिया। दुनिया इस हकीकत से चश्मपोशी नहीं कर सकती कि जंग किसी भी कौम या मुल्क के हक में बेहतर नहीं, खासकर एटमी जंग जिससे करोड़ों अफराद पलक झपकते ही लुक्माए अजल बन जाते हैं। नाज़रीन, इसके बावजूद मजहबी इंतहा पसंद हुकूमतें और असलहे के ताजिर ममालिक ऐसी जंगों की हौलनाकी के बरक्स मुल्कों में तनाज़ात को बढ़ाकर अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। दुनिया में अब तक 2 आलमी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें लाखों और करोड़ों लोग पल भर में भस्म हो गए। सिर्फ जंगे अजीम दोइम की अगर बात करें तो उसमें 7 करोड़ से ज़ायद लोग सफाई हस्ती से ही मिट गए थे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क होने के नाते असलहे की दौड़ में शामिल होने से हमेशा गुरेजा रहा, लेकिन तकसीम हिंद के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहाना रवैया अपनाए रखा। इसलिए मुमलिकत पाकिस्तान को अपनी बका की खातिर भारत की ही वजह से और यूं कहा जाए कि मजबूरन एटमी धमाके करने पड़े। ताहम ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को भारत ने हमेशा कमज़ोरी की नज़र से देखा। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम एक लाजवाल रिश्ते में बंधी सीसा पिलाई कौम है, जो कि दुश्मन के किसी भी नापाक अज़्म को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। यौम तकबीर के दिन हमें ये अहद करना होगा कि हमारी सफ़ों में घुसे मुल्क दुश्मन अनासिर और शरपसंदों को हमने चुन चुन कर कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। आइए इसी अज़्म को दोहराते हुए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस बात को भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा आज के प्रोग्राम में कि हम एटमी क़ुव्वत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें मौशी ताकत बनने पर भी फोकस करना है। इसके लिए पुरज़्म तो हम हैं, लेकिन क्या क्या कोशिशें करनी है, किन किन ग्राउंड्स पर काम करने की ज़रूरत है, ज़रा उस पर नज़र डालेंगे और अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। यौम तकबीर के हवाले से उनसे भी खुसूसी गुफ्तगू कर लेते हैं, तारुफ़ कराते हैं पहले और फिर उनसे भी चाहेंगे कि वो भी इजहार ख्याल करें। स्टूडियोज़ में मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं माहिर मुआशियात नईम सिद्दीकी साहब, सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट फ़ारूक भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करेंगे। और 2 सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ और मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद हैं और जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आप सबको खुशामदीद कहना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब आपसे करना चाहेंगे। सर ओवरऑल यौम तकबीर के हवाले से क्या इजहार ख्याल पेश करना चाहेंगे, फरमा दीजिए। यौम तकबीर और यौम तकबीर की जो बैकग्राउंड है वो तो आपने बड़ा डिटेल में बता दिया और साफ जाहिर है कि जब भारत ने पहले पोखरान 1 किया था और वो एटमी ताकत बना था तो उसके बाद भुट्टो साहब ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो पहले ही वजूद में आ गया था जी। और उसके ऊपर काम हो रहा था, हमने कोल्ड हमने किए थे और उसमें पहले जो अपना डॉक्टर मुनीर और उनके साथ जो उनकी टीम थी और उसके अंदर एक बहुत और अहम नाम था जो मैं लेना चाहूँगा, वो था डॉक्टर सलाम का। डॉक्टर सलाम भी वहीं पे काम करते, उन्होंने एक ऐसा ग्रुप भी तश्कील किया था जिसमें उन्होंने कुछ साइंसदानों को सिर्फ एक यूनिट सेंटर एक ही जगह पे रिपोर्ट करने के लिए कहा था। तो ये काम आगे चलता गया और उसके बाद जब इंडिया ने धमाके किए तो भुट्टो साहब का बड़ा मशहूर कौल था कि वी लीड ग्रास, लेकिन उन्होंने एटॉमिक बम बनाएंगे। फिर उन्होंने इस चीज़ को छुपाने के लिए कि पाकिस्तान एटॉमिक बम बना रहा है, एक शादी थी मुल्तान में जिसको ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब दोबारा आएंगे। आसिफ हारून साहब सर कंटिन्यू आप कर दीजिए। अच्छा आ गए हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब सर आप ही कंटिन्यू कीजिए। जी, तो वो मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे फैसला हुआ कि पाकिस्तान एटॉमिक कैपेबिलिटी जो है वो हासिल करेगा और फिर उसके लिए डॉक्टर कदीर खान, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे,
वो उसके बाद बहुत सारे लोग शामिल हुए, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूज मेथड के जरिए जो हमने तजर्बा किया, उसके जो बानी थे, उसके जो खालिक थे, वो डॉक्टर कदीर थे। और डॉक्टर कदीर का आज आपको पता है कि यौम तकबीर पे वहाँ पे कुछ मेरा ख्याल है कुछ चादर शादर फूलों की चादर चढ़ाने का बंदोबस्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार ये तो गवर्नमेंट का अपना फैसला है। तो डॉक्टर कदीर जो थे वो उस वक्त हॉलैंड में थे, यूरेनको नाम का एक अदारा था, वो वहाँ सेंट्रीफ्यूज मेथड के ऊपर काम कर रहे थे। तो भुट्टो साहब ने उन्हें बुलाया और उसके बाद उन्होंने काउंटर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, फिर उसके दरमियान जो मुख्तलिफ जो लीडर्स थे उनका जो किरदार रहा, जैसे भुट्टो साहब लेके चले, बल्कि हेनरी किसिंजर ने उनको थ्रेट भी किया था, उन्होंने कहा था कि आप एटम बम ना बनाएं, अदरवाइज वी मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। तो भुट्टो साहब का बेशक बड़ा मशहूर जवाब है जो हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में भी कोट किया, कि उन्होंने कहा था कि जी वो किसिंजर ने कहा था we will drag you onto the road. I prefer to be dragged by you than to be dragged by people of Pakistan. तो ये उनका कमिटमेंट थी। उन्होंने कहा जी आप काम करें, और वहाँ से काम साहब गए, जलजाउलत ने उसको फॉलो किया, गुलाम शाह खान साहब ने उसको फॉलो किया। गुलाम शाह खान साहब पैसा नहीं खर्च करते थे, वो बहुत ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे वजीर खजाना थे जो गवर्नमेंट के पैसे पे, मुल्क के पैसे के ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल रखते थे। अगर उन्होंने कहीं पैसा खर्च किया और उसके ऊपर कोई चेक नहीं रखा, तो वो सिर्फ ये एटॉमिक प्रोग्राम था, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जिसको उन्होंने तमाम के तमाम फंड मुहैया किए। और उसके बाद फिर ये आपने देखा कि पाकिस्तान ने 6 धमाके किए, और वो धमाके इसलिए किए कि इंडिया ने फिर पोखरान 2 किया था। और जब 11 मई को उन्होंने पोखरान 2 किया, उसके बाद मुझे याद है एल.के. अडवाणी की एक स्टेटमेंट थी जो आई थी। एल.के. अडवाणी ने उस वक्त कहा था कि अब इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो तब्दील हो गया है, तो अब पाकिस्तान को ये रियलाइज करना होगा कि भारत एक बड़ी आठवीं ताकत है। तो इसका मतलब उसका ये था कि पाकिस्तान को अब इंडिया के जो प्रेशर है उसके नीचे रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि CIA के डी क्लासिफाई कोई डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाई हुए थे, उसमें वाशिंगटन पोस्ट में वो लगाया था, उन्होंने कहा था कि जी इंडिया जो, और उसमें बताया था कि इंडिया जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना चाहता था। इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी 1981। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो धमाके किए, बड़े कामयाब धमाके थे, 6 धमाके हुए, और उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये कैपेबिलिटी हासिल की। और इस कैपेबिलिटी ने माजी में जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, जनरल ज़ियाउल-हक के ज़माने में 2 दफ़ा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम उस बॉर्डर पे मूव कर गए थे, तो इन 2 टाइम पे इन्होंने आउटराइट जंग को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर जंग रुकी है तो इस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की वजह से रुकी है। बल्कि जब आपको याद है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर और अपना ज़ियाउल-हक साहब गए थे इंडिया, और वो क्रिकेट डिप्लोमेसी आपको याद होगा, जहाँ जाके उन्होंने, फिर राजीव गांधी के सेक्रेटरी ने एक किताब लिखी जिसमें उसने बताया कि ज़ियाउल-हक ने राजीव गांधी को कहा था कि दुनिया में मुसलमान ममालिक बड़े हैं, कोर्ट इस सेक्रेटरी ने कहा था कि दुनिया में मुसलमान ममालिक बड़े हैं, अगर आप हमारे ऊपर एटम बम चलाएंगे और मुसलमान रहेंगे, हिंदू माइथोलॉजी से एक ही मुल्क है, तो अगर हमने किया तो आप तबाह हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको पता है स्केल डाउन हो गई थी जंग है। तो ये बड़ी कैपेबिलिटी थी, और इसलिए हमको बहुत स्ट्रेंथ भी थी, और हम एक कंपैटिबल पोजीशन में आ गए। बेशक ऐसे ही है। ब्रिगेडियर साहब, इसी को हम कंटिन्यू करें। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे, यौम तकबीर के मौके पर आप भी कुछ अल्फाज शेयर कर दीजिए सर। जी बस मैं इतना ये कहूँगा कि 21 में अगर हमारे पास वेपन होता तो पाकिस्तान न होता। एक तो बात हमें चिंता देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 19 जब इंडिया ने दुनिया खामोश रही और उनको कुछ नहीं कहा, कोई उन पे सैंक्शन नहीं लगी, कोई उन पे जो है ना वैसे कोई प्रेशर नहीं आया, और उनका जारी और सारी प्रोग्राम रहा। लेकिन यहाँ फिर Z.A. भुट्टो ने अपना काम दिखाया। 71 का वाकया उनको याद था कि इंडिया के क्या अज़ाइम है, तो उन्होंने भी फिर वो काम जो है ना शुरू कर दिया। TRL में उसकी बुनियाद डाली। ये सारी बातें जो है आपके सामने आपकी हमने बयान कर दी हैं। लेकिन अब बात देखनी है कि जब ये न्यूक्लियर धमाके हुए तो उस वक्त क्या जो है ना सिनेरियो था पाकिस्तान में। 1998 पाकिस्तान ऑलरेडी एक बहुत सख्त इकोनॉमिक मिलिट्री सैंक्शंस में 1990 से जो है ना आया हुआ था अमेरिकन सैंक्शंस की 1990 में प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के तहत, और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी ये प्रेशर था। तो आपको पता है कि
उस वक्त अमेरिका जो है हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई बनने के बजाय इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलाई बन गया हुआ था। और कश्मीर में भी सिचुएशन जो है ना वो बड़ी असरात के आलम में थी, हमें टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की बातें हो रही थी। तो उसमें जो है इंडिया ने, बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 5 धमाके जो है 12 मई को किए और उसके बाद उनमें फिरौनियत आई और उनका जो सारा रंग और तरंग और ढंग जो है वो तब्दील हो गया। और उन्होंने कहा कि जी अभी हम एक न्यूक्लियर पावर है, आप अभी झुक कर जीना जो है वो ये सीखें और हम हमारी करें और अपने आप को भी बचाएं और कश्मीर जो है वो अब हम लेके रहेंगे। उन्होंने पृथ्वी न्यूक्लियर टिप मिसाइल जो है वो कश्मीर में डिप्लॉय भी कर दिए। तो ये एक समाज। दूसरी तरफ जो एक वर्ल्ड प्रेशर था, खासकर अमेरिका का और यूके का, वो भी हमें ये पता है। तो एक तरफ ये था कि सैंक्शंस का हमें खौफ था, वर्ल्ड का प्रेशर का ये था और सिक्योरिटी का अपने था। दूसरी तरफ ये था कि अगर हम खामोश रहते हैं और उसका जवाब नहीं देते तो फिर हम उनकी गुलामी जो है वो तस्लीम करें, ये भी हमें नहीं था। जो मुस्लिम वर्ल्ड थी वो बेचैन थी, हमारी अपनी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन थी कि हम उसका जरूर जवाब दें। तो मैं ये कहूँगा कि उस तमाम सिनेरियो में जो डिसाइसिव पावर जो थी वो थी हेड की नवाज शरीफ। उन्होंने क्योंकि उनको $5 बिलियन का जो है ना वो एक किस्म की रिश्वत दी गई कि आप ये करें, हम आपको और भी बड़ी चीजें देंगे, ये आपने गलती नहीं करनी है। लेकिन उनको मालूम था कि अगर हमने ये नहीं किया तो पाकिस्तान की सलामती जो है वो फिर वो बिल्कुल जो है ना सेफ नहीं रहेगी। तो उन्होंने ये कदम, बहुत बड़ा एक कदम था, आई वुड से ये बड़ी जरूरतमंद ये एक स्टेप थी जिसका फायदा फिर हमें आज हो रहा है। हमने उसका फिर मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस बनाया और आज हमने फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस बनाया। जो जंग आज तक ये नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम एक न्यूक्लियर एक मिसाइल पावर हैं और हम अब एक इज्जत की जिंदगी हम ये गुजार सकते हैं और इनको जो है हम आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सकते हैं। जितनी कन्वेंशनल की बाउट्स हमारी उनके साथ हुई है, हमने उनको ये मारा है और हम तैयार हैं हर लिहाज से कि अगर आप वार करोगे तो हम फिर दुगना आपके ऊपर ये वार करेंगे। तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि हमने ये न्यूक्लियर पैरिटी अचीव कर ली है और हमारी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा सुपीरियर और इफेक्टिव है। ये एक बहुत पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि यौम तकबीर जो है हम जिस जोश और जज्बे के सर आप जो बात कर रहे हैं, मेरे पास एक रिपोर्ट ये भी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अमेरिका और बरतानिया से भी ज़्यादा महफूज है। इस पर्सपेक्टिव पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन की याद को ताज़ा करते हुए पाक फौज की जानिब से जो आज पैगाम दिया गया है कि 28 मई पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। यकीनन हमें इस दिन पर फ़ख्र है और इस सुनहरे दिन की याद हम मज़ीद भी ताज़ा करेंगे, मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है यौम तकबीर के हवाले से। दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे नईम सिद्दीकी साहब। सर हमने जिस तरह से 1998 की बात की तो उस वक्त खित्ते में अगर हम देखें कि तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए एटमी ताकत बनाना पाकिस्तान को लाजमी था। आज 2024 की जब हम बात करते हैं तो खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान का माशी ताकत बनना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे बन सकते हैं आपकी नज़र में? थैंक यू हुमा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका और ये हमारे लिए बड़ा बाइस तशवीश भी है कि हम दुनिया की 7वीं एटमिक पावर हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ की हम पहली एटॉमिक पावर हैं और ये हमें एजाज़ हासिल है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 60 साल से इस पे जो काम हुआ और ये एक वाहिद ऐसा मंसूबा था जिस पे सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो साइंसदान वो सारे एक पेज पे थे। जब आप अगर एक तरफ डॉक्टर्स सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी की बात करें या डॉक्टर इस्लाम की बात करें, डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर उस्मानी की बात करें,
या डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की बात करें, डॉक्टर सब मुबारक मंद साहब की बात करें, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपना हिस्सा इसमें डाला, जिन्होंने इस पर मेहनत की, काम किया। फिर आप जब ब्यूरोक्रेसी की तरफ आते हैं तो फिर आप देखिएगा कि गुलाम इसहाक खान साहब का इसका बहुत बड़ा किरदार है, आगा शाही साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार है इसमें, और जो हमारे जो थे जर्नैल्स थे उनका बहुत बड़ा किरदार है कि जिन्होंने एक एक मिनट इसके ऊपर लगाया और इसको इंतहाई जाँ फिशानी से, मेहनत से, सीक्रेसी से, कॉपरेशन से इसके ऊपर काम किया। अब ये जो एटम बम बनाना है ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बम छोटा सा बना के तो आप चले गए, आपने इसको डेटोनेट कर दिया। ये पाकिस्तान की बका का मसला था। जब इंडिया ने धमाके किए तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और चांस नहीं था कि हम इसराइल का और इंडिया का मुकाबला सिर्फ इसी सूरत में कर सकते थे कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं, हम उनके मुकाबले की बराबर की हमारी डेटरेंस कायम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज के दिन 28 मई 1998 को नवाज शरीफ साहब ने ये कारनामा सर अंजाम दिया और उस दिन आप देखें जब वो धमाका हो गया तो पूरी दुनिया जो है वो तफक्कुर का, परेशानी का शिकार हो गई और हम पूरी कौम उसको सेलिब्रेट हमने किया, क्योंकि ये देखें इसमें कई हज़ार कंपोनेंट होते हैं। 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर तक आपको वायर्स बिछानी, फिर वहाँ से आपने इसको डेटोनेट किया, फिर एक एक जो है मेरा ख्याल कि 12,000 सीमेंट की बोरियां और रेत की बोरियां आपने टनल के आगे पीछे रखी। ये मतलब इट वाज अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि आज बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मुझे किसी बात पे फ़ख्र है तो इस बात पे फ़ख्र है कि हम दुनिया में ताकत के तवाज़ुन में दुनिया में किसी भी मुल्क से कम नहीं है। जैसे भी आपने इंट्रो में बताया और बाद में भी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है या पाकिस्तान की ये जो एटमी ताकत है और पाकिस्तान का ये निज़ाम है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है, बहुत सारे, बल्कि अमेरिका, इंडिया से भी मेरा ख्याल है हम लोग बहुत बेहतर हैं। और यही वजह है कि आज हमारे पास हर रेंज का मिसाइल मौजूद है। हम 4000 किलोमीटर तक भी मार कर सकते हैं। हम मेरा ख्याल है कि शायद 600 फुट तक भी हम जो है हमारे पास छोटे मिसाइल हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कौम को भी और फ़ौज को भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी और ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक साहब, शरफ साहब, नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर साहिबा, ये सब जो भी हुकूमत आई है ना, किसी ने इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि हमने इसके ऊपर इसको नहीं करना। हर एक ने अपना हिस्सा डाला और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में एक मजबूत ताकतवर दिफाई ताकत के तौर पे उभरा है। अब आपका दूसरा सवाल जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज हम 26 साल हो गए हैं, हम एटमी पावर बने हैं, तो हम माशी तौर पर तरक्की क्यों नहीं कर सके? आप देखिए एटमी पावर बनने से पहले हम बहुत बड़ी माशी ताकत थे। सही। हमारे जो साइंसदान थे, हमारे जो इंजीनियर थे, वो पाकिस्तान का इतना बड़ा सरमाया, इतना बड़ा दिमाग थी कि दुनिया उनको लेगी। और हमने इतने इतने बड़े डैम बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम हमने बनाया, मंगला डैम हमने बनाया, इरिगेशन के हमारे प्रोग्राम थे, डॉक्टर महबूब हक के 5 साल मनसूबा हमारे पास था। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि हम आहिस्ता आहिस्ता माशी बदहाली का शिकार होते गए, हम पे सेंक्शन लगती गई और हमारी जो सिविल हुकूमतें हैं उनमें इतना शायद तदब्बुर नहीं रहा, इतनी सोच नहीं रही कि उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं कि हम दुनिया की पेस के साथ साथ अपने आप को आगे लेके चलें। अगर सोच लेते तो क्या ही बात होती। अगर आने वाला वक्त जो है इतनी बड़ी ताकत हमारे पास होगी कि जब हम इनडिस्पेंसिबल हो गए, हमें कोई खतरा नहीं रहा दुनिया से किसी से। जब आपको पता हो कि आपका घर स्ट्रांग है तो फिर आप बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं। इस एटॉमिक पावर की वजह से आप देखिए इस वक्त हम सिर्फ 2400 मेगावाट बिजली बना रहे हैं अपनी एटॉमिक न्यूक्लियर से, जबकि हमें तो 50,000 मेगावाट बल्कि 1 लाख मेगावाट बिजली इससे बनानी पड़ेगी। लेकिन जैसे पहले भी हम लोग जिक्र करते रहे हैं कि हमारी गैर यकीनी पॉलिसीज़ और हमारे जो गलत फैसले और वक्त के साथ साथ राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना करने की वजह से आज हम इस पोजीशन में पहुंचे हुए हैं कि हम IMF की दाद रसी कर रहे हैं, हम उनके डॉलरों पे बैठे हुए हैं। सर आपको लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती? देखिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेन वजह है, लेकिन ये जो है ना
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, एक होगी तो दूसरी होगी। अच्छा चलें आप देखें कि मुल्क माशी तौर पर महफूज है और माशी तौर पर मुल्क तरक्की कर रहा है और लोगों को जॉब्स मिले हुए हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटी मौजूद है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद है, एजुकेशन की फैसिलिटी मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन आएगी, लोगों में शऊर आएगा। ऊपर के आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं ना, मैं फरूक भट्टी साहब से भी गुजारिश करूंगी वो थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करें कि सर कितना ही अच्छा होता कि दिफाई मजबूती के साथ साथ हम सियासी और मौशी इस्तेहकाम पर भी उतना ही फोकस्ड होते, उतनी ही कोशिशें करते, तो आज हमारी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सिर्फ हम हाईलाइट कर रहे हैं कि वो मुल्क में कायम नहीं रही, अगर सियासी इस्तेहकाम होता, मौशी इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाता। इसमें सबसे पहले तो हमें जो है वो क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा जुल्फ़कार अली भुट्टो को, कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है वो जहाँ अपनी जान का नजराना जो है वो दिया, और बेशक कोई इससे इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, जब अमेरिकन ने कहा कि तुम्हें निशान इबरत बना दिया जाएगा, तो भुट्टो ने कहा कि मैं हर तरह का जो है वो आपकी ये बात है फेस करने को तैयार हूँ। और फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो से जो दो क्रेडिट हैं, एक ये कि उस वक्त डॉक्टर कदीर को लाना और 1973 का मुत्तफ़िका आइन, वो उससे कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। और उस वक़्त भुट्टो ने जिस तरह जो है वो फ्रंट फुट पे आके जो है वो तमाम मामलात किए, उसमें मैं वो उस अपना ख़ास तौर पर एक वज़ीर थे जिनका कोई तल्लक नहीं था, उसको वक्ती तौर पर नोटिफिकेशन भुट्टो साहब ने किया कि फ्रांस के साथ जब मुआहदा हो रहा था तो भुट्टो ने कहा कि जी देखें आपको, उन्होंने कहा जी आपको लोग नहीं चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, लोगों का हम खुद जो है वो बंदोबस्त कर लेंगे। तो डॉक्टर कदीर का जो है वो आना, और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से तजदीद अहद का दिन है ये दिन, इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी भी जितने उसके बाद लीडरशिप आई जिसमें सियासी और अस्करी की आदत थी, उन्होंने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा, लेकिन जो बुनियाद रखी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, उसको फिर आगे चल के जनाब तमाम तर प्रेशर के बावजूद जो किसी का ड्यू क्रेडिट है वो देना चाहिए, वो नवाज शरीफ को जाता है कि नवाज शरीफ ने उस तमाम तर दबाव के बावजूद जो है वो एटमी धमाके किए। और इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बनने के बावजूद हम डिक्लाइन की तरफ क्यों चले गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो डिक्लाइन के हवाले से जहाँ पहले ही हम जो है वो खटकते थे आलमी इस्तेमारी कुव्वतों की आंखों में, तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए, क्योंकि जब एक तजर्बा उनके सामने आया, जब रशिया जो है वो फारग हुआ, तो ये नहीं था कि रशिया के पास ताकत नहीं थी, रशिया को मुआशी तौर पर जो है वो फारग कर दिया गया। तो इसीलिए यही फार्मूला जो है वो पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट किया गया है, और ये समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के तमाम अदारों को, और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर पॉलिटिकल जितने इस वक्त क़यादतें हैं उनको। और इसमें मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो है जहाँ हम दीगर ट्रिब्यूट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। मैं तो सल्यूट करूँगा डॉक्टर कदीर को, जिसने एक रोशन मुस्तकबिल छोड़कर पाकिस्तान की खातर जो है वो आकर वो कुछ किया कि आज हम सबको उस पर फ़ख्र है। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि काश बहुत ही अच्छा होता कि आज हमारे वज़ीर आज़म से लेकर तमाम लोग डॉक्टर कदीर की कम अज़ कम उनकी कब्र पर जाकर दुआ करते कि देखें हम आपके मकरूज़ हैं। लेकिन डॉक्टर कदीर के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, उस पर एक शेर जो खुद डॉक्टर कदीर ने कहा कि गुज़र तो खैर गई तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। ये वो लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ इसलिए बड़े अहम हैं कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि काश मुझे ये पता होता कि मेरे साथ इस तरह सलूक होना होता तो मैं शायद जो है वो इतनी बड़ी जो है वो कुर्बानी ना देता। कौमें कभी भी अपने हीरोज़ को जो है ना वो इस तरह सरनगू नहीं किया करती जिस तरह बदकिस्मती से हम आलमी कुव्वतों के सामने डॉक्टर कदीर को माफियाँ मंगाते रहे। वो जख्म जो है कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। यौम तकबीर है, इस सुनहरी दिन की याद हम यकीनन ताज़ा कर रहे हैं। मुआशी कुव्वत कैसे बन सकता है पाकिस्तान, इसको भी हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसमें एक और फिक्रा ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने कहा ना कि मुआशी कुव्वत, तो एक छोटी सी तजवीज़ है, अगर इस पर हमारी जो है वो अशराफिया अमल कर ले तो पाकिस्तान तमाम मसाइल के गर्दाब से निकल सकता है।
इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के पैसे हैं वो जा रहे हैं एनर्जी सेक्टर में। यानी जितना इस वक्त जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं जिनको IPPs के हवाले से याद किया जाता है, पाकिस्तान का ह्यूज बजट जो है जिसमें IMF के कर्जे लेने हमें पड़ रहे हैं, वो सारे का सारा जो है वो जा रहा है जनाब IPPs को। अच्छा, जिस तरह आप एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं ना कि एनर्जी सेक्टर को जा रहा है, ब्रिगेडियर साहब यहाँ सवाल तो फिर ये भी पैदा होता है कि फिर हुकूमत ने एटम को मुल्क के, अब जब बिजली बहरान की हम बात करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं, तो फिर बिजली बहरान के खात्मे के लिए एटम को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तो बनाए हैं, चश्मा में आपके चश्मा 1 और चश्मा 2 है, फिर कराची में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो चल रहे हैं। अब हर चीज़ की कैपेसिटी होती है और वो डिज़ाइन होता है उस टर्बाइंस के मुताबिक जो आपको मुहैया की जाती है। पाकिस्तान ने फ्रांस से भी प्री प्रोसेसिंग प्लांट का मायदा किया था और भुट्टो साहब ने बड़ा शिपिशली उस चीज़ को बड़ा एक लिवर के तौर पे इस्तेमाल किया कि फ्रांस से डील करते रहे। पीछे से उन्होंने डॉक्टर कदीर के जरिए ये काम शुरू कर दिया। तो बात यह है कि वो अभी भी अगर आज आप देखती हैं तो पाकिस्तान में कोई बिजली की एनर्जी की कमी तो नहीं है। आपके पास 26,000 मेगावाट आपकी डिमांड है और 41,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, पहले अभी पॉइंट आउट हो रहा था ना कि आप जो IPPs हैं, आप ये अंदाजा लगाइए कि IPPs को आप कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तानी रुपए में नहीं पे कर रहे, इसमें पे कर रहे हैं। जो आपने मायदा किया था उस वक्त ये 6 सेंट था और वो जो है जो आप हैरान होंगी कि एक ऐसा पावर प्लांट है जो पूरे साल बंद पड़ा रहा है, आपने उसको 26 अरब रुपए पे किए। अब ये तमाम पावर प्लांट लिंक्ड हैं आपकी अशराफिया से। अगर आप उसकी डिटेल निकाल के, टाइम नहीं है नहीं तो उसकी डिटेल भी बताई जा सकती है। तो बात ये है कि तो आपके पास जब कैपेसिटी पूरी, अभी आप CPEC में ऐसे इकबाल साहब कहते कि हम 3 और एनर्जी के मायदे कर रहे हैं जिससे हम 2100 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे जो अगले 10 साल में पाकिस्तान की डिमांड। बात यह है कि जिस तक आपकी पॉलिसी रियलिस्टिक्स नहीं होगी, जिस तरह भुट्टो साहब का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने एटॉमिक पावर प्लांट दिया 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन भुट्टो साहब का एक बड़ा मैं कहता हूँ बहुत गलत डिसीजन जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया वो था नेशनलाइजेशन ऑफ योर इंडस्ट्री। उस नेशनलाइजेशन से क्या हुआ? पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई। जब आप कहती है ना कि एटॉमिक पावर बनने के बाद आपके बिजनेस में डिक्लाइन हुआ, ये एक वजह थी। यहाँ से जो लोग पाकिस्तान के अंदर जिनकी इंडस्ट्री थी वो छोड़ के कोई बांग्लादेश चला गया, कोई कहीं और चला गया। उन्होंने हर एक चीज को नेशनलाइज। आज PIA जो आपकी तबाह बर्बाद हो रही है, आप उस वक्त भुट्टो साहब से पहले की PIA को उठा के देखिए। उसके बाद जब उसके अंदर से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लोग निकाले, दोबारा आसिफ जरदारी की हुकूमत आई, उन्होंने 3,400 बंदों को दोबारा भर्ती कर लिया। PIA का बेड़ा गर्क तो होना ही था। फिर बात यह है कि जो रियलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज जब आपकी नहीं होंगी और नेशनलाइजेशन आपने तमाम बिजनेस की कर ली, मजदूरों को उठा के आप चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पे बिठा दिया, ट्रेड यूनियंस को इतना पावरफुल कर दिया कि उन्होंने इंडस्ट्री को चलने ही नहीं दिया। यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, एक आपको यार लाहौर के बाहर एक बीको एक इंडस्ट्री हुआ करती थी। ब्रिगेडियर साहब, जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं नईम सिद्दीकी साहब से मैं उस पर कमेंट करने का जरूर कहूंगी कि वो बताएं ये जिस पॉइंट पे आपने फोकस किया नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये क्या फ्लॉ है? आज हम जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, अब इससे निकलने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, उस पर भी जानेंगे। अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने जो बात की थी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। नईम सिद्दीकी साहब आपसे, सर मैंने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो ये आपसे जानेंगे। अभी उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने एक गलती की थी, यूँ कह लें कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एक ऐसा फ्लॉ है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मैशत जहाँ खड़ी है, शायद हम ये कह सकते हैं कि वही रूट कॉज है। अगर ऐसा ना होता तो क्या मुआशी बहाली होती पाकिस्तान में, मुआशी इस्तेहकाम होता आज? और अब जब हो चुका है तो सर फिर आपकी नज़र में क्या सोल्यूशंस हैं, अब क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान एटॉमिक धमाके से पहले 1990 से पहले दुनिया के लिए एक मिसाली मुल्क था। सारी दुनिया पाकिस्तान के जो माहिरीन थे, चाहे वो ज़राअत के थे, चाहे वो मईशत के थे, चाहे वो डैम के थे, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर के थे, वो आते थे और हमसे इवन जर्मनी वगैरह हमसे सपोर्ट लेते थे, हमसे एडवाइजरी लेते थे। अब बदकिस्मती ये है कि लीडर वो होता है जो विजनरी होता है, जो अपनी कौम के बारे में अगले 100 साल तक सोचता है।
दुनिया में अगर कोई आज तक अजीम लीडर पैदा हुआ है, नंबर 1 अगर कोई दुनिया में है तो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बढ़ के कोई नहीं है। और आप देखें कि उनके बनाए हुए असूलों पे, उनके बनाए हुए जितने भी ज़ाब्ते, चाहे वो इखलाकी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, कितनी कामयाबी से चल रहा है। और एक शख्स जो सिर्फ जो 25 साल की नबूवत के बाद पूरी दुनिया के ऊपर हमेशा के लिए एक ऐसा असर छोड़ के गया कि आज दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम हैं, वो उनको एक्नॉलेज करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में भी कोई अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जिसको हम कोई मौज़े तंग से तशबीह दें, जिसको नेल्सन मंडेला से तशबीह दें, जिसको कोई दुनिया सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे उनसे तशबीह दें। हमने पूरी दुनिया को देखा है कि पूरी दुनिया एक बुलेट ट्रेन की तरह हमारे से आगे गुजर गई और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब ये जो नेशनलाइजेशन की बात है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की माशी ज़िंदगी में कोई अगर डेंट पड़ा है, कोई तबाही आई है तो वो नेशनलाइजेशन से आई है। इससे पहले 21 ख़ानदान थे या 22 ख़ानदान थे या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल थे और बड़ी बड़ी हमारी मिलें थी, वो सब तबाह हो गई। लोग इतने डिसहार्ट हो गए, जब पीको की मिसाल दे रहे हैं या और चीज़ों की मिसाल दे रहे हैं, वो लोग मुल्क छोड़ के चले गए। देखिए, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट टू डू द बिजनेस। ये बेसिक बात हुकूमत को पता होनी चाहिए कि उनका काम बिजनेस करना नहीं है। बिजनेस अब प्राइवेट सेक्टर में दें, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दें, प्राइवेट सेक्टर को जितनी भी मुरादें दें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी भूख जो है वो मुआशी भूख है। हर शख्स अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहता है, तालीम देना चाहता है। लेकिन अगर आप इस किस्म की पॉलिसीज लाएंगे जहाँ सुबह उठेंगे तो लोगों को हार्ट अटैक हो गए, इतनी बड़ी फैक्ट्री के ओनर जो है वो मर गए बेचारे, तबाह बर्बाद हो गए। जब इस तरह की पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, मैं समझता हूँ आज भी हमने सबक नहीं सीखा। आप यकीन करें, जितनी इंडस्ट्रीज हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो परेशान हैं, वो बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई वियतनाम जा रहा है, कहीं जा रहे हैं, और गवर्नमेंट कोई ऐसी कंसिस्टेंट और फेवरेबल पॉलिसीज लेके नहीं आ रही। देखिए, इंडस्ट्री को जब हम राहत देते हैं, इसलिए नहीं लेके आ रहे कि हम IMF के बोझ के नीचे इतना दब गए हैं कि वो कहते हैं टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स। अब टैक्स लगाने के लिए कौन सा सेक्टर है? सबसे पहला सेक्टर है सैलरी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि सैलरी तबके ताल्लुक रखते हैं, जिनके टैक्स कट जाते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री है, उसके बाद बताएं मुझे कोई और सेक्टर बताएं जिसमें टैक्स लग सके। लोग टैक्स देने को तैयार ही नहीं है। हुकूमत आज भी, अगर मैं समझता हूँ कि रिगरस टैक्स रजीम से बाहर निकल जाए और जो लोग टैक्स टैक्स दे सकते हैं उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करें, जिनकी इनकम उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है उनसे बिल्कुल टैक्स वसूल करें, और वो कानून यहाँ पे राइज करे। देखिए, बहुत सी हुकूमतें इस वजह से नाकाम हुई कि उनके लोगों ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। और वो जो उनके मुशीर थे वो सियासी मुशीर और थे, माशी मुशीर और थे, और जो सियासी मुशीर थे वो माशी मुशीरों को चलने ही नहीं देते थे। अच्छा सर, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये बड़ा वैलिड है। मैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। सर, अभी नईम सिद्दीकी साहब 2 बातें कर रहे थे। पहले हिस्से में उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हमारे यहाँ काबिल लीडर्स का फुकदान है, क्यों लीडरशिप स्किल्स पर गौर नहीं किया जाता, क्यों फोकस नहीं किया जाता कि पाकिस्तान को अगर चलाना है तो लीडरशिप स्किल्स से चलाना है, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस जो हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स का क्यों फुकदान नजर आता है? सर, लीडरशिप क्राइसिस 1951 में जब जाके हुकूमत कर दिया गया, और आज तो ये कंफर्म होगी बात, डिक्लासिफाई हो गए US के डॉक्यूमेंट्स के यूनाइटेड स्टेट्स ने उनका मर्डर किया था। सैयद अफगान जो अफगानिस्तान का बशिंदा था, वो तो उन्होंने उनको हैक किया था। तो ये एक जान पूछ के यहाँ पर एक लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट की गई, जो आज तक वो वैक्यूम जो है फुलफिल नहीं हो सका, क्योंकि कायद आज़म तो एक बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी थे, लेकिन उनके जो दाएं बाजू जो थे वो लियाकत अली खान थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन के फाउंडेशन फादर भी थे। तो फिर उसके बाद वो बात बनी थी, लेकिन फिर किस्मत अच्छी हुई कि हम कहते हैं कि मिलिट्री डिक्टेटर आ गया, डेमोक्रेसी, वो जो पहले 10 साल की जो डेमोक्रेसी है, क्या वो डेमोक्रेसी थी? वो तो ब्यूरोक्रेसी और में लड़ाई झगड़ा ही रहा था।
छह प्राइम मिनिस्टर बदल गया आपके 6-7 साल में। तो जो 10 साल का जो अयूब खान का जो पीरियड है, आप जितने मर्जी उसको तान दे, आज तक उसका गोल्डन पीरियड ठीक और सिविल या मिलिट्री लीडर ने नहीं किया। वो जो दो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान थे जो उसने जो किए और प्लान बनाए और चार उसमें ये किए, वो आज पाकिस्तान जो है ना की वजह से खड़ा हुआ है। अगर ये भुट्टो को ये बोझ ना होता अयूब खान का, तो वो इसी की कामयाब पॉलिसी को चलाता। उसने इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया। भाई जो हम कहते हैं खानदान उसने तबाह किया, उस वक्त 2 खानदान की बात की है। तो अगर ये न होते तो क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक लेग के ऊपर खड़ा होता? तो इंडिया में अच्छे थे, उनको तो बहुत ज्यादा काम मिल रहे थे और बहुत मौके थे उनके, वो छोड़ छाड़ के वो यहाँ कायदे आज़म की वजह से उनको आपने कर दिया। थी आप वो जमाना देखे कि जब हम सऊदी अरब को भी ज़कात देते थे, जर्मनी को भी भेजते थे, राइट जो कार्गो है वो हम जापान को भी भेजते थे। जो इकोनॉमिक मॉडल है, ये सारे जो आज क्या सुनहरी दौर था। आज तो हम सिर्फ ऐसा लगता है कि बातें करें और खाम ख्याली की बात करें। आज तो सिर्फ और सिर्फ IMF के बोझ के तले हम दबते जा रहे हैं और पता नहीं कितनी अब अजियतें मजीद बर्दाश्त करनी। फरूक भट्टी साहब, सर आप भी कंटिन्यू कर दीजिए। क्या कभी हम IMF के बोझ से निकल पाएंगे? अभी यहाँ जिक्र हो रहा था शॉर्ट टर्म पॉलिसीज का, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का। सर हमारे यहाँ मुझे लगता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के चक्कर में तो हम पड़े ना, कंसिस्टेंसी ही नहीं है। हम यही नहीं देखते कि एक पॉलिसी अगर डेवलप कर लिया है तो इस पर कितना कंसिस्टेंट रहना है, इस पर किस तरह से चलना है। अब वहाँ पे भी करप्शन आ जाती है, वहाँ और मसले आ जाते हैं। जब तक ये रूट कॉजेज़ नहीं ख़त्म होंगी, ये इश्यूज़ नहीं हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम मौशी ताकत क्या, हम मीशत की बहाली की जानिब भी आ सकेंगे। देखिए इसमें जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि इस वक्त तो पोजीशन ये है कि हम बिल्कुल जो जैसे वो कहते हैं ना कि IMF के बोझ तले दबे नहीं जा रहे, हम IMF के आगे बिल्कुल सरनगू हो चुके हैं। यानी हम इतने कंप्रोमाइज हो चुके हैं कि हमें जो वो डिक्टेट कर रहा है कि ये करें, हम वो करने पर मजबूर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह ये बात कर रहे थे कि जी लीडरशिप की कमी है, तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने बड़ी बात की थी। उसने कहा जी हम हर 2 साल बाद 3 साल बाद हम कहते हैं कि जी ये लीडर ठीक नहीं है, जैसे पौधे को उखाड़ के साइड पे कर देते हैं फिर उसको लगा देते हैं। भाई बात बड़ी सीधी और सिंपल सी है। अयूब खान का सुनहरी दौर था, मान लिया। ज़ियाउल हक का 11 साल का सुनहरी दौर था, मान लिया। भाई अपना इनका सुनहरी दौर था, मान लिया। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सुनहरी दौर जो है ना वो ले आए, एक ही दफ़ा ये जमहूरियत का को एक तरफ रहने दें, लगा दें मुल्क में मालियाती एमरजेंसी और संभाल लें तमाम चीज़ों को खुद। अब ये नहीं हो सकता ना कि आप सारा के सारा मलबा जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप पे डाल दें और कहें कि नहीं जनाब ये ठीक है और बाकी गलत हैं। अगर अयूब खान साहब इतने ठीक थे तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों कहा था कि ये सियासत में दिलचस्पी लेना चाहते हैं, इसे मशरकी पाकिस्तान भेज दें? उन्होंने क्यों कहा था कि ढाका यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ये नहीं बैठ सकते? देखें सच या हमें पूरा बोलना पड़ेगा, ये मुनाफिकत नहीं चलेगी कि जनाब देखें सब कुछ जो है वो एक ही नहीं किया है, बाकी सब पवित्र हैं। और जो नेशनलाइजेशन की हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना कि अब जो हालात है, अब हालात से निकलने का एक ही तरीका है और वो बड़ा सीधा और सिंपल और साफ सा है कि जिस तरह इन्होंने बात की, डॉक्टर कदीर ने आपके सामने कोशिश की, बाकी लोगों ने की। आप देखें न्यूक्लियर जो है वो एटमी बिजली घर की तरफ क्यों नहीं आते? बात यह है कि जो IPPs के हैं ना जिन्होंने डॉलर्स में माल लिया हुआ है, उन्होंने वह तमाम चीज़ें तकसीम की हुई हैं तमाम जगहों के ऊपर, उनकी सपोर्ट है उनको, यानी पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो सपोर्ट कर रहा है। शुगर माफिया की भी यही पोजीशन है। अब फिर शुगर पे आप देख लें यही कुछ हो रहा है कि वो अपनी मर्जी के रेट फिक्स करते हैं। यानी जब तक आप पाकिस्तान के अंदर माफिया का जो कल्ट है ना उसको नहीं तोड़ेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। आज लैंड माफिया डॉन मलिक रियाज बैर बैठकर जो है सोल्यूशन आ गया कि जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक काम नहीं आगे चल सकता। नईम सिद्दीकी साहब एक जुमले में बता दीजिए सर, क्योंकि मुझे वाइंडिंग अप की जानिब जाना है, आपकी नज़र में कोई एक और फौरी सोल्यूशन? देखिए जितनी भी इस वक्त नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और एनर्जी सेक्टर पे तवज्जो देनी चाहिए। और ये सोलर है, अभी 1% ऑफ द टोटल जो है पाकिस्तान की इंस्टॉल कैपेसिटी का ओनली 1% है। इसके ऊपर लोगों को बेतहाशा लोन दें
हर घर पे सोलर लगा दें, आप 15,000 20,000 मेगावाट बिजली इससे पैदा कर लें तो इससे मुल्क की काफ़ी बिजली की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और जितनी भी आपके ऐसे मंसूबे हैं जो तबाही की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, सबको पता है कौन से मंसूबे तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, और जो पॉलिसीज़ हैं उनको और IMF के बोझ से अपने आप को निकालें, वरना सारी ज़िंदगी आप इस मुआशी बोझ से निकल ही नहीं पाएंगे और सियासत आपकी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। ठीक हो गया सर, आपकी जानिब से भी सोल्यूशन आ गया। अपने तमाम मेहमानों का जहां हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया, वहीं नाज़रीन एक पैगाम मैं भी जाते जाते आपको देना चाहूँगी कि आज हम अगर पाकिस्तान के यौम तकबीर मना रहे हैं, आज अगर इस दिन पर हम फ़ख्र कर रहे हैं, तो आने वाला वक्त कितना सुनहरी बना सकते हैं, इसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वा न हो। अल्लाह के